दूर है अभी सपना ही। ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन टूट की कगार पे महागठबंधन ही साफ हो जाएगा? तो अगर 4 लोग पहले थे और उसमें से 2 निकल गए तो इसका मतलब है कि महागठबंधन होगी। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन कहलाने लायक अब वो नहीं रहे हैं। हो सकता है आरजेडी अब अकेले बिहार में चुनाव लड़ ले। पीछे से जरूर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं का हाथ उनके ऊपर है। एलजेपी के ऊपर, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग के ऊपर में ऐसा कुछ नेताओं का जरूर होगा भारतीय जनता पार्टी का हाथ। इसलिए वो बोल रहे हैं केवल 143 सीटों के खिलाफ क्यों लड़ेंगे, 143 सीटों पर क्यों लड़ेंगे। जो ये डबल इंजन की जो सरकार है, हम बिहारियों को लूटने का काम किया है और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। और अचानक उनका कल इस्तीफा देना ये थोड़ा नागवार गुजरा, लेकिन प्रजातांत्रिक ढांचे में किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है, उन्हें भी है। हम लोग को स्वागत करना चाहिए कि भाई अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए प्रजातंत्र में तो अच्छी बात नहीं चाहिए, लेकिन अकेला कोई जाति हटा नहीं सकता है। और आज जेपी का आंदोलन कभी हुआ था, आज वैसे आंदोलन की सख्त जरूरत भी है, लेकिन कैसे होगा। मुख्यमंत्री नहीं चुन करके एक विधायक चुने कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तब तक जब तक ये विधायक नहीं चुनेंगे तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है, क्योंकि जेपी का आंदोलन जो सबको एकजुट किया था वो बिहार से ही शुरुआत हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आता जा रहा है, कई सारी पार्टियां दावा ठोक रही हैं, कई सारे गठबंधन टूट रहे हैं। आज ऐसा मौका देखने को मिला महागठबंधन से, जहां आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को त्याग दिया और साफ तौर पे तेजस्वी यादव पे निशाना बनाया और कहा कि तेजस्वी यादव में दम नहीं है कि वो नीतीश कुमार को हरा सके। आशा एक भारत देख रहे हैं, मैं रैना सिंह, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। और अभी हमारे साथ खास मुलाकात में पटना से जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। हम चर्चाएं करेंगे इनसे इस बिहार की राजनीति से कि आखिर इस बिहार की राजनीति किस तरीके से करवट बदल रही है और बिहार विधानसभा चुनाव किस तरीके से आगे जाएगा, बिहारियों का उत्थान कौन करेगा, बिहार में किस तरीके की राजनीति होगी कि बिहारियों को बाहर ना जाना पड़े, बेरोजगार जो है वो खत्म हो। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका आशा एक भारत में स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं सर, बिहार का जो चुनाव है करवट लेते रह रहा है। अभी हाल फिलहाल का घटना ये हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ दिया, उन्होंने महागठबंधन को त्याग दिया और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव में दम नहीं है कि वो नीतीश को टक्कर दे सके, नीतीश को हरा सके। देखिए, एक तो जो आपने सबसे पहले कहा कि अभी चुनाव कराने का सही समय भी नहीं था। ये कोरोना संक्रमण के दौरान अभी जहां कल ही आपने देखा कि केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री का देहांत हो जाता है इस कोरोना की वजह से, और ऐसे स्थिति में बिहार में चुनाव कराना निश्चित रूप से 13 करोड़ आवाम को कोरोना के गाल में ढकेलना है। तो ये एक पहलू है जहां चुनाव अभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार जी की कौन सी व्यवस्था है जिसमें लगातार लगे हुए हैं कि चुनाव समय पर हो जाए, नवंबर तक सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। और इस तरह जो आपने सवाल उठाया कि महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज होकर के इन्होंने तोड़ लिया संबंध अपना, तो जिस तरह से विगत कुछ समय से जो देखा जा रहा है कि विपक्ष का जो अभी का जो विपक्ष है, जो जिसे महागठबंधन आप कह रहे हैं, ये महागठबंधन हमें लगता है कि अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले मांझी जी भी बाहर गए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी भी बाहर गए, और अभी तक सच मामले में जो आप लोगों का ही रिपोर्ट है, मीडिया का ही रिपोर्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी में भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है।
दूसरों की तो बात ही कई सारों सीटों को लेकर और कई सारे बातों को लेकर मतभेद चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी में। मुखर होकर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं मुलाकात करेंगे एक दूसरे से, ऐसा। तो वही हम बता रहे हैं ना कि अभी उन लोगों के बीच ही सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो अभी छोटी छोटी पार्टियों का तो बहुत दूर है अभी सपना ही। ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन टूट की कगार पे, महागठबंधन ही साफ हो जाएगा? तो अगर 4 लोग पहले थे और उसमें से 2 निकल गए तो इसका मतलब है कि महागठबंधन का कुनबा बिखर चुका है। अब उनके अंदर में क्या ताकत है नहीं है हमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन महागठबंधन जो था, पुराना महागठबंधन था, वो बिखर चुका है। जिसमें हम थे, हम की पार्टी थी, वीआईपी पार्टी थी, रालोसपा थी, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, सबको मिलाकर के महागठबंधन कहा जाता था। लेकिन अब जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही अभी तक नहीं बात बनी है, तो निश्चित रूप से वीआईपी की भी बात नहीं हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन कहलाने लायक अब वो नहीं रहे हैं। हो सकता है आरजेडी अब अकेले बिहार में चुनाव लड़ ले, तो निश्चित रूप से एनडीए को इस मामले में बढ़त हासिल हो रही है और वो अपने आप को गठबंधन के मामले में अपने आप को मजबूत साबित कर पा रहा है। नीतीश कुमार की बेचैनी का आपने जिक्र किया कि अभी जिस तरीके से कोरोना काल है और वो क्या उनकी बेचैनी, क्या लगता है क्यों बेचैनी है? उनको भी डर लग रहा है? जिस तरीके से एलजेपी के चिराग पासवान ने कह दिया कि हम 144 सीटों पे दवा ठोकेंगे और हम भी विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि उधर भी टूट की कगार पे है। एलजेपी अगर टूटती है तो फिर इसका घाटा किसको होगा और किसका फायदा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी को 2 चीज अभी दिख रहा है। एक दिख रहा है कि अगर हम अभी कोरोना काल में अगर चुनाव करा लेते हैं तो विपक्ष बिखर चुका है, विपक्ष लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। लोगों की समस्याएं बहुत हैं। बिहार की जो 13 करोड़ आवाम है बहुत ही मर्माहत है नीतीश कुमार की सरकार से, इनकी व्यवस्था से। चाहे वो खेती की बात कर लीजिए, कृषि की बात कर लीजिए, छात्रों की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, हर स्तर पर नीतीश कुमार की शासन फेल साबित हो रही है। कोरोना काल में अस्पतालों की हालत को देख लीजिए, तो हर दृष्टिकोण से, बाढ़ की बात कर लीजिए, वहां भी फेल है। तो हर जगह फेल है। नीतीश कुमार की बेचैनी अभी यही है कि हमारी बातों को जनता तक कोई कहने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। जनता को कोई दूसरा नेतृत्व नहीं दे सकता है, हम ही नेतृत्व दे सकते हैं। और इसी गलतफहमी में वो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए और हम फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। और दूसरी तरफ जो एलजेपी की जो आपने चर्चा की, एलजेपी भी अपने उतार चढ़ाव में लगा हुआ है, अपने गठजोड़ में लगा हुआ है। और ये बोल क्यों लगा हुआ है ये आप बताइए। ये बोल क्या लगता है कि क्यों लगा हुआ है? ये जो बोल है उनका अकेला का बोल नहीं है, पीछे से जरूर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं का हाथ उनके ऊपर है। एलजेपी के ऊपर, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग के ऊपर में ऐसा कुछ नेताओं का जरूर होगा भारतीय जनता पार्टी का हाथ। इसलिए वो बोल रहे हैं केवल 143 सीटों के खिलाफ क्यों लड़ेंगे, 143 सीटों पर क्यों लड़ेंगे। इसका स्पष्ट दिखता है ना कि जनता दल यूं जहां जहां लड़ेगी वहां वहां चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर नहीं लड़ेंगे। तो कहना क्या चाहती है? इसका मतलब है कि इस बार का जो चुनाव है एक अजूबा चुनाव होने जा रहा है। और अजूबा दृष्टि अभी दिख रही है कि अभी स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके साथ हो सकता है, कौन पार्टी किसके साथ हो सकती है, और कौन पार्टी जो जाति का दावा करती है कि हमारी पार्टी जो है फलना जाति को लीड करती है, उसको नेतृत्व करती है, इनको वोटों को मिला दीजिए तो बिहार में हमारा नेतृत्व हो जाएगा, बिहार में हम कुर्सी हथिया लेंगे। तो केवल और केवल दोनों तरफ का जो गठबंधन और महागठबंधन है इन्हीं की चर्चा कर रहा है और इन्हीं की बात कर रहा है। इस वजह से बिहार का विकास का एजेंडा पीछे चला जा रहा है। बिहार के विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं है अभी तक, न पक्ष न विपक्ष कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है कि हम अपने बिहार के जो युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको रोजगार कैसे देंगे। किसानों के लिए अभी बिल जो पास हुआ उसके खिलाफत को नहीं कर पा रही है, जो किसानों के लिए कितना दर्द भरी बिल है, आगे दर्द भरी दास्ता कहेगा, ये उनका एमएसपी कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, कोई उसकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो ये एक अजूबा चुनाव होने जा रहा है। अगर अभी चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत ही संकट का समय होगा और बिहार के भविष्य के
लिए खतरे का चुनाव होगा। जनता तो समझ ही नहीं पा रही है। वो पहले सोच रही है कि महागठबंधन में है उपेंद्र कुशवाहा, तो उसकी तरफ समीकरण जाएगा। अब महागठबंधन से निकल गए, एनडीए की तरफ चले गए। हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी कल तक नीतीश कुमार की बुराई करते थे, वो एनडीए में चले गए। इधर एलजेपी जो कि कुछ सालों तक नीतीश कुमार की चर्चाएं चलती थी तो बहुत बड़ाई होती थी कि विकास पुरुष हैं, अब वही कोरोना काल से टारगेट करते हुए और अभी टारगेट चालू है। समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव किस तरीके से होगा और चुनाव में आखिर कौन पार्टी किसके साथ रहेगी। देखिए, यहाँ पार्टियां जो है वो जाति के ठेकेदार हो गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो गठबंधन की बात हो, महागठबंधन की बात हो, पार्टियां जो है वो जाति की ठेकेदार हो गई है। और जब जाति के ठेकेदार हो गए हैं कि हमें फलना जाति का वोट मिल जाएगा, तो यहाँ बिहार का विकास का एजेंडा पीछे चला गया है। बिहार का विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता है इन लोगों के आगे। इन लोगों का एक ही महत्व है कि कुर्सी मुझे कैसे मिलेगी। कोई मुख्यमंत्री का दावा कर रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री का दावा कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हम 13 करोड़ लोगों के लिए कैसे अस्पताल बनवाएंगे, कैसे खेतों का में पानी पहुंचाएंगे, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे, कैसे उसका लागत मूल्य जो आ रहा है उससे बेहतर हम प्राइस देंगे। ये कोई नहीं कह रहा है। बच्चों के लिए जो कॉलेज नहीं है, बहुत सारे जिला में कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज की स्थापना कैसे हो, इसकी चर्चा नहीं है। उनके रोजगार कैसे दे बच्चों को। तो नीतीश कुमार का इतना विवेक था कि उन्होंने कहा कि मनरेगा में हम रोजगार दे देंगे। तो ये जो रोजगार का एजेंडा, हमारे जो 13 करोड़ आवाम में अगर 50% युवा है तो कहाँ जाएंगे नौकरी करने, कैसे हमारा बिहार चलेगा, ये किसी के पास नहीं है। एकमात्र उद्देश्य सबका है कि कुर्सी मुझे कैसे मिले। सुशील मोदी का कहना है कि यहाँ पे तो फैक्ट्री लग ही नहीं सकती। इस पे क्या कहना है? फैक्ट्री लगने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखिए, अब तो सुशील मोदी जी, कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे उन्होंने। सुशील मोदी जी ने कहा कि बिहार के लोगों को आराम करने और घूमने जाते हैं बाहर, उन्हें 2 जून की रोटी की चिंता नहीं, ज्यादा कमाने जाते हैं, ज्यादा कमाने जाते हैं। तो ये बिहार को अभी वो लगता है कि 15 साल के शासनकाल करने के बाद भी बिहार में वो अभी तक बिहार को देखे नहीं, बिहार को घूमे नहीं, और केवल जो ये डबल इंजन की जो सरकार है, हम बिहारियों को लूटने का काम किया है और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। हर जितने भी बिहार में स्कीम्स आए, उन सब स्कीम्स को लूटने का काम हुआ है। इस बार जितना बांध टूटा है, हमें नहीं लगता है कि बिहार में कभी इतना बांध टूटा होगा, लेकिन उसमें भी कोई दोषी नहीं हुआ। पहले लालू प्रसाद यादव के भी राज में जंगल राज्य जिसे कहा जाता था, उसमें भी चीफ इंजीनियर भी सस्पेंड होते थे, निलंबित होते थे, मंत्री भी जेल जाते थे। लेकिन अब आज के समय में तो सीबीआई को भी लोग पॉकेट में रखे हुए हैं और लोग घुमा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई दोषी ही नहीं है। पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार के आगोश में चला जा रहा है, लेकिन कोई दोषी नहीं है साहब। ये कैसा बिहार नीतीश कुमार बनाए हैं, कैसे बिहार बनाना चाहे, और अब आगे फिर किस मुंह से हम बिहारियों के बीच आकर कहना चाहते हैं कि एक मौका और दे दीजिए, मुझे नहीं समझ में आता। बीआरएस की बात करें, बीआरएस इसलिए मैं चर्चा पर लाया क्योंकि अभी जो चुनाव के माहौल में कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डीजीपी साहब ने बीआरएस ले लिया, अब कई सारे आसार लग रहे हैं कि वो बक्सर से चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। पार्टी कौन सा होगा और क्या लगता है, पहले से प्री प्लान था बीआरएस लेना? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। निश्चित रूप से वो पहले अपने इसका प्लान किए होंगे और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है इस प्रजातंत्र के ये में, लेकिन एक बहुत बड़े पद पर रहते हुए जिस तरह से फरवरी तक उनका कार्यकाल था, फरवरी तक कार्यकाल था उनके, उन्हीं की पुलिसिंग में यहाँ चुनाव भी होना था और अचानक उनका कल इस्तीफा देना, ये थोड़ा नागवार गुजरा। लेकिन प्रजातांत्रिक ढांचे में किसी को भी चुनाव लड़ने का हक है, उन्हें भी है। हम लोग को स्वागत करना चाहिए कि भाई अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए प्रजातंत्र में, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन प्रजातांत्रिक ढांचे में जो व्यवस्था कुर्सी के अलावे देखनी चाहिए थी, निश्चित रूप से उन सबों को देखना चाहिए। आपकी पार्टी स्वागत करेगी अगर आपकी पार्टी में वो आना चाहे तो? देखिए, हम लोगों की पार्टी जो है विचारधारा की पार्टी है और निश्चित रूप से वो बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियों के ओर जाएंगे, हम लोगों की तरफ नहीं आना चाहेंगे। आपकी भी पार्टी बड़ी है, 243 सीटों पर लड़ने वाली है चुनाव। देखिए, हम लोगों की पार्टी विचारधारा की पार्टी, हमने कहा कि हमें कुर्सी की हड़बड़ी नहीं है। हम लोग
शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार में एक तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक तरह की स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारी इन विचारधारा की लड़ाई है। और वहाँ जहाँ से वो आ रहे हैं उन्हें कुर्सी की जरूरत होगी। तो जहाँ कुर्सी दिखता होगा वैसे जगह वो लोग जाएंगे जहाँ कुर्सी को पकड़ने की जरूरत है, कुर्सी को बचाने की जरूरत है। तो ये कुर्सी छोड़कर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुर्सी के लिए ही आ रहे हों। दूसरी तरफ उन्होंने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी, पूर्व डीजीपी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जेपी का आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन हुआ था, जिसमें ना जात था ना धर्म था, उस तरीके का आंदोलन आज तक नहीं हुआ। उस जात पात को और धर्म को हटाना है, क्योंकि मुखिया भी चाहिए तो उसी जात का चाहिए जिस जात का वो आदमी है। तो ये जात जिस तरीके से घेरे हुए है बिहार को, उसको मैं हटाऊंगा। कितना सही है, कितना कर पाएंगे? अगर अकेले कैसे कर सकते हैं ये नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जाति जो है हमारे विकास के रास्ते में अवरोधक बन रही है। और 15 साल का शासनकाल का एक फ्रेम भी जो है ना, हमारे बिहार को विकास के रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो निश्चित रूप से उनकी जो सोच है, जाति को हटाने की सोच है, हटनी चाहिए। लेकिन अकेला कोई जाति हटा नहीं सकता है। और आज जेपी का आंदोलन कभी हुआ था, आज वैसे आंदोलन की सख्त जरूरत भी है। लेकिन कैसे होगा? जब आप शासन, मतलब आप जब प्रशासन में रहे तब आपने सोचा नहीं, आप पर उस पर कोई, उस जगह रहते हुए भी आप बहुत कुछ काम कर सकते थे, उस समय तो आपने नहीं किया। इसलिए ये कहना कि हम अब आ गए हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये उतनी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये होनी चाहिए थी कि जाति हटाने के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, करना चाहिए। कितनी सफल होंगे, कितनी सफलता उन्हें मिलेगी, ये आगे देखने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ कुछ आखिरी सवाल है। एक सवाल ये बनता है कि पार्टी टूटते जा रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे गठबंधन हो। कहा जाता है कि त्रिभुज का लड़ाई होता है बिहार में, दो पार्टी जिस तरफ, वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार थर्ड फ्रंट भी बनेगा और आप लोग उसमें भागीदारी लेंगे अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो? देखिए, निश्चित रूप से जब गठबंधन और महागठबंधन से लोग अलग हो रहे हैं तो तीसरा फ्रंट निश्चित रूप से हमें जो लगता है कि बनेगा। और तीसरा फ्रंट बनेगा, बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल हो सकती है। लेकिन विचारधारा जब तक हमारा नहीं मिलेगा, हम किसी भी फ्रंट में, किसी भी पार्टी के अंदर गठबंधन के खिलाफ हैं। और हम किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन के साथ रहेंगे तो हमारी विचारधारा के साथ उनको आना होगा। हमारी आइडियोलॉजी को अगर मानेंगे तभी हम किसी गठबंधन और किसी पार्टी के साथ हो सकते हैं, नहीं तो हम नहीं हो सकते। बिहार में चुनाव है, आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी क्या कहेगी बिहार वासियों को? किस तरीके से आपका आइडियोलॉजी है, क्या बदलना चाहते हैं बिहार में? किस तरीके का बिहार चुनाव देखना चाहते हैं और बिहार का भविष्य आप तय करना चाहते हैं बिहारियों के लिए? देखिए, सबसे पहले बिहार को बदलने के लिए हम तमाम अपने बिहार वासियों से अपील करना चाहेंगे कि हमने बहुत जाति की बात की, बहुत जाति की लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी जो जंगल राज और महाजंगल राज का जो एक दौर चला, 15 साल और 15 साल बनाम 15 साल, इसका अंत होना चाहिए। और इनको बाहर करके बिहार को विकास के लिए, जो बिहार में एक नया व्यवस्था लागू कर सके, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके, अस्पतालों का ढांचा बन सके हर जिला में, शिक्षा के स्तर सीखो, महिलाओं के लिए सम्मान हो, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े, किसानों का समर्थन मूल्य जो है, समर्थन मूल्य ही मिल जाए। इन सब बातों पर बिहारियों को सोचना चाहिए, बिहार के तमाम मतदाताओं को सोचना चाहिए कि कौन कर सकता है और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और उसके साथ खड़ा होकर बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि बिहार को उद्योग से आज नीतीश कुमार ने मुक्त कर दिया है, उद्योग विहीन कर दिया है। और यही कारण है कि हमारे तमाम युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो एक समय आया है अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोगों को एक चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके अगला
मुख्यमंत्री के लिए या अगला विधायक चुने, मुख्यमंत्री नहीं चुन करके एक विधायक चुने कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तब तक जब तक ये विधायक नहीं चुनेंगे तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। जैसा कि दिल्ली और हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता बदला, दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस हटके अब आम आदमी पार्टी आ गई, निश्चित रूप से जब तक ऐसा बदलाव नहीं होगा हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारे बिहारियों का सम्मान नहीं वापिस आ सकता है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के जो एक पीढ़ी थी, उस पीढ़ी का इस चुनाव में अंत होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आशा एक भारत की टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आशा एक भारत की ओर से। धन्यवाद आप। तो देखिए, ये जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी बेबाक होकर बात रखते हैं हमेशा जब भी हम इनसे बात करते हैं। दूसरी तरफ बात करें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमने कई सारे सवाल किए और इन्होंने मुखर होकर जवाब दिया है और कहा है इन्होंने कि बदलाव अब जरूरी है। 15 और 15 हमने दिया, लेकिन अब बिहार को, नई पीढ़ी को, बिहारियों को देना चाहिए और नया बदलाव लाना चाहिए। कई सारे सवालों पे इन्होंने जवाब दिए हैं, आपने सुना होगा किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया। खबर यहीं तक। शाहबाद का डिजिटल नंबर चैनल बन चुका है आशा एक भारत आपके प्यार समर्थन से। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।